तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब अगर भी सवाल बच्चे करती हैं कि पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि प्रेशर इज अ स्केलर वेक्टर या टेंसर आर बोथ, तो आप किस पर ठीक करेंगे? देखिए, अगर ऑप्शन में आ जाता है ना स्केलर, वेक्टर, टेंसर या नन ऑफ दीज या बोथ स्केलर एंड टेंसर, तो देखिए बोथ स्केलर एंड टेंसर ये गलत है, क्योंकि जाहिर है कि एक क्वांटिटी दो नेचर नहीं रखती। ये नहीं हो सकता कि वो टेंसर, वैसे तो अगर आप टेक्निकली देखें ना तो स्केलर भी टेंसर होती हैं, वेक्टर भी टेंसर होती हैं। लेकिन इस पर हमारा डिटेल डिस्कशन हो चुकी है कि जब आप फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स में टेंसर को आप एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर्स को आप स्केलर ही कहती हैं, वेक्टर्स को आप वेक्टर ही कहती हैं। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो स्केलर्स आर जीरो रैंक टेंसर, ये कंप्लीट नाम है। वेक्टर्स आर फर्स्ट रैंक टेंसर, मैट्रिसेस आर सेकंड रैंक टेंसर। यानी कि टेंसर कोई क्वांटिटी नहीं है, सारी क्वांटिटीज ही टेंसर होती हैं। तो लेकिन वो मैथ में अगर आप वो करेंगे एडवांस लेवल, वहां पर आप इस तरह वो स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में स्केलर्स को स्केलर ही बोला जाता है, वेक्टर्स को वेक्टर बोला जाता है, उसके टेंसर को एक अलग कैटेगरी रखी गई है। ठीक है, अगर तो ऑप्शन आ जाता है वेक्टर, स्केलर, टेंसर या नन ऑफ दीज, तो आप किस पर टिक करेंगे? टेंसर पे टिक करेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव होंगे, क्योंकि अब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो की बनाई जाती है वो शो नहीं करवाई जाती। फेडरल में तो उसकी अपलोड हो जाती है ऑफिशियल जो की, तो वहां से फिर आप देख सकते हैं कि किस एमसीक्यू का आंसर क्या है। लेकिन पंजाब में वो जो की होती है वो अपलोड नहीं की जाती। अगर एग्जामिनर ने पाकिस्तानी बुक को फॉलो किया, क्योंकि पाकिस्तानी बुक में प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी लिखा गया है, अब उसने, आपके माइंड की बात होती है ना कि उसने पाकिस्तानी माइंड को अप्लाई करके, पाकिस्तानी बुक को फॉलो करके उसने इसको स्केलर ट्रीट कर दिया है। आंसर उसने लगा दिया स्केलर। एरएलएस फिजिक्स इंडियन की एक ऑथेंटिक बुक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो जो बच्चे इंडियन बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो लगा देते हैं टेंसर पर। तो अब आप ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते कि जी यहाँ पर मैंने वो टेंसर पढ़ा, मैं तो टेंसर लगाऊंगा। तो यानी किस तरह के जो एमसीक्यू आती हैं तो वो डिपेंड करता है कि की में क्या लिखा गया है, कि पेपर जो बनाने वाला है उसने इसको क्या आंसर लगाया है, बस इस पे डिपेंड करेगा। इसका पेपर बनाने वाला इसको टेंसर भी ट्रेड कर सकता है, पेपर बनाने वाले इसको स्केलर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी जो बुक्स हैं उसमें कंफ्यूजन है कि हम जो छोटे लेवल पे हम बच्चों को टेंसर बताते नहीं है। हमारी जो एफएससी की बुक में भी प्रेशर को हमने स्केलर ही लिखा हुआ है, लेकिन जो इंडियन की बुक्स हैं वो बताती हैं बकायदा तौर पर कि जी अगर आपका वो पे ऑप्शन में टेंसर हो तो फिर आपने टेंसर पे लगाना है, अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो फिर आपने स्केलर पे लगाना है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप उस वक्त किस ऑप्शन के साथ जाती हैं, क्योंकि कोई फिक्स यहाँ पर आप जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी बुक में दोनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, बार एंड मिली बार आर कॉमनली यूज यूनिट्स फॉर प्रेशर इन मेट्रोलॉजी। ये बहुत सारा यूनिट दोनों यूज होते हैं। सेट एंड फॉल बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमें कैसे वो प्रिडिक्ट करती हैं कि जी तूफान आने वाला है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल आ जाए, मतलब अगर उसकी वैल्यू 40 थी, 40 से डायरेक्ट वो 10 पे आ जाए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब इस तरह का सडन फॉल आता है ना, एक होता है स्मूथ फॉल कि 40 या फिर 40 39 होगा, 38 होगा, 36, 35, 33, ये होता है स्मूथ फॉल। लेकिन अगर सडन फॉल आ जाए तो ये प्रिडिक्ट करता है कि स्टॉर्म आ सकता है, तूफान के आने की ये पेशन गोई होती है। वाटर बैरोमीटर वाज कंस्ट्रक्टेड इन 17th सेंचुरी बाय, ये नाम है इसको आपका वो याद रखना है। तो इसने वो वाटर बैरोमीटर इसने डिस्कवर किया था, इसका नाम पता नहीं क्या है, गुरेकी इस तरह कर गया है। तो इसने क्या किया था, ही करेक्टली प्रेडिक्टेड द सिवर स्टॉर्म आफ्टर नोटिंग a sudden fall in the height of the water
कॉलम जिसने तूफान की पेशन गोई की थी जो सच साबित हुई थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो नाउन एज, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी कहती हैं। तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में आता है और इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि सेम क्वांटिटीज के दरमियान ये रेशो होती है। मोल का फार्मूला आपको आना चाहिए, द नंबर ऑफ मोल्स इन अ सैंपल, द फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एक एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिकल नेचर होती है, लेकिन वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कौन करता है? बिटवीन द टू मैसेज या बिटवीन द चार्जेस। क्योंकि ये एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स है, इसलिए ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ये तीनों फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए यूज हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि अगर दो लिक्विड है, उनके मैसेज सेम है, डेंसिटीज भी उनकी, अब यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, पता नहीं M1 M2 लिखा हुआ या नहीं, आई थिंक तो लिखा हुआ है। तो डेंसिटी अगर उनका मैसेज M1 M2 और डेंसिटी ρ1 है ρ2 यानी डिफरेंट हो, तो फिर उसका टोटल डेंसिटी अगर आप मालूम करना चाहती हैं मिक्सचर की, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर मैसेज सेम है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर क्या था? मैसेज भी डिफरेंट थे और डेंसिटी भी डिफरेंट थी, फिर ये वाला यूज करना है। अगर मैथ सेम हो लेकिन डेंसिटी डिफरेंट हो, फिर आपने ये फार्मूला करने हैं। दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल में आपने यूज करने हैं। इफ टू ड्रॉप्स ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स टुगेदर देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज द अरिथमेटिक मीन। तो फिर आपने इस तरह फार्मूलों को यूज करना है। तो ये एमसीक्यू एरएलएफ फिजिक्स की बुक से आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वहां से फिर से लेटे जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको फिर ये फार्मूला अप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। हाइड्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड। हाइड्रोमीटर वो क्या करता है? वो डेंसिटी मालूम करता है। इस तरह के एमसीक्यू पेपर में आती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि वेसल कंटेन्स लिक्विड अप टू हाइट एच, कि आपने एक लिक्विड को एज हाइट तक आपने इसको फिल किया इस तरह। एनी एज अ होल, तो यहाँ से आप क्या करते हैं? सुराख कर देते हैं ऐसे, यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। हैज अ होल इन द साइड एट अ हाइट एज देन द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स का मतलब है जो पानी बाहर आएगा। इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अगर ये जो सुराख है बहुत ज्यादा हाइट पे ना हो, तो फिर ये फार्मूला क्या बन जाता है? 2GH बन जाता है। लेकिन अगर हाइट ज्यादा हो, सरफेस ऑफ अर्थ या लिक्विड ऑफ बॉटम लिक्विड ऑफ द, वो उससे अगर हाइट ज्यादा हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर सरफेस से उसकी हाइट कम हो सुराख की और की, फिर आप 2GH वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये फिर हाइट क्या हो जाएगी? इग्नोरेबल हो जाएगी। टाइम अगर मालूम करना है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आपने मालूम करनी है कि यहाँ से जो पानी निकला है वो कितने तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक जाएगा, तो ये फार्मूले से आप उसकी रेंज मालूम कर सकती हैं। द रेंज इज सेम फॉर द होल एट अ हाइट एज above the bottom or at a depth h below the surface of the liquid। तो सेम होल से निकलने वाली जो पानी है उसकी जो रेंज है वो क्या होगी? वो सेम होगी। अगर एक ये बर्तन है, इसकी हाइट 2 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, दूसरा होल है उसकी भी हाइट सेम है, तो दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। मैक्सिमम रेंज हमें कब मिलेगी? जब h/2, यानी कि ये h किसकी हाइट है? ये बर्तन की हाइट है, वेसल की हाइट है, और ये हाइट किसकी है? ओरिफिस की हाइट है। यानी कि अगर आप जो बर्तन है, उसके मिड में आप सुराख करते हैं, तो फिर जो रेंज होगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ वाटर डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर स्ट्रीम होती है, पानी की जो धार होती है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डिक्रीज करता है एज इट गोज डाउन इन अकॉर्डिंग विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि उसका एरिया डिक्रीज क्यों करता है? बेरनौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो आपने किस पे ठीक करना है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करती है कि जहाँ पे स्पीड का ज्यादा हो वहां पे एरिया कम होगा, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहां पे एरिया ज्यादा होगा। द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन द mass। जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है कि एक बॉडी को आपने क्या किया, पानी में डिप किया, पानी के अंदर वो गया है, तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी जिसको हम क्या बोलती हैं, अप थ्रस्ट फोर्स बोलती हैं। वो कहता है कि वो बॉडी के मैथ टेस्ट या शेप पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि ये बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है बस। अगर बॉडी का वॉल्यूम इतना होगा तो इतनी फोर्स लगेगी, अगर बॉडी का वॉल्यूम इतना होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी। बॉडी की मैस डेंस या शेप वगैरह पे वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम होगा उतने वो क्या करेगा, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतनी उस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ लें। फिर नेक्स्ट है द वेट ऑफ द प्लास्टिक बैग फुल ऑफ एयर इज सेम एज दैट ऑफ एम्प्टी बैग बिकॉज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर एनक्लोज्ड। वो कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक बैग है, वो फुल ऑफ एयर है, तो उसका जो वेट है वो सेम होगा एम्प्टी बैग के साथ, क्योंकि जो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एयर, चाहे वो बैग में बंद हो या बैग वो खाली हो, क्योंकि उस केस में जो अपथ्रस्ट फोर्स वो वेट के बराबर होगी, तो लिहाजा दोनों के जो वेट है वो सेम होगा। अपथ्रस्ट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे या डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ टू बॉडीज हैव इक्वल अपथ्रस्ट इन लिक्विड बोथ हैव सेम वॉल्यूम, बहुत टेक्निकल एमसीक्यू है, आपको बड़े घुमा के ये पूछ सकती हैं डिफरेंट वे से। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि बॉडी के अगर लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स सेम है, इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो अगर वो आपको एक बॉडी का वॉल्यूम बता दे और आपको बता दे कि दोनों पर जो अपथ्रस्ट फोर्स वो सेम है, वो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, और एक बॉडी का वॉल्यूम वो आपको बता दे 20 डेसीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछे दूसरी बॉडी का वॉल्यूम मालूम करें। तो जिसके पास कंसेप्ट नहीं होगा वो क्या करेगा, वो फार्मूले ढूंढना बैठ जाएगा कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं। तो आपने क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि वॉल्यूम अगर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स सेम है तो लिहाजा वॉल्यूम सेम होगा। या दूसरे अल्फाज में कि वॉल्यूम सेम हो तो लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स वो सेम होगी। तो ये काफी टेक्निकल एमसीक्यू पेपर में आपको पूछा जा सकता है। When air blows off a roof, the force on the roof is upward। कि जब वो हवा चलती है तो जो अपथ्रस्ट फोर्स वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है, ये वजह जो छत होती है वो उड़ जाती है जब तेज आंधी आती है। इफ वन फ्लोट one's back on a surface of water, the apparent weight is zero। आई थिंक सो। वो कह रहा है कि अगर बंदा लेट के पानी के ऊपर लेटे तो उस पर जो लगने वाला जो अपेरेंट वेट उसका जीरो होगा। इस तरह शायद वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इंग्लिश में, या ये यही कहना चाह रहा है। इफ अ बॉडी जस्ट फ्लोट इन अ लिक्विड density of body is equal to the density of liquid, then body sinks if it is pushed downward। कि जस्ट फ्लोट करे मतलब है वो पानी के ऊपर जस्ट लेटे, तो तब वो डूबेगा नहीं। बड़े प्यार से आपने क्या करना है, अपने वो जो भी बॉडी भी उसको पानी के ऊपर रखना है, तो वो पानी के ऊपर वो फ्लोट करने लग जाएगा अगर आप उसको डाउनवर्ड पुश ना करें। जस्ट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यार से आपने उस बॉडी को पानी के ऊपर रखना है। तो ये डेफिनेशन है सेंटर लाइन की, मेटा सेंटर की, तो ये इसको आपने पढ़ना है। ये डेफिनेशन आपसे इंटरव्यू में सम टाइम आपसे पूछ लेती हैं तो आप हैरान हो जाती हैं कि ये डेफिनेशन कहाँ से आ गई हैं। द फ्लोटिंग बॉडीज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द मैटर सेंटर, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। द फ्लोटिंग बॉडीज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये सारी वही है मैटर सेंटर से रिलेटेड है, तो इसको आपने याद रखना है।
वुडन रॉड कैन नॉट फ्लोट वर्टिकली, इस तरह वो क्या करेगी, वो फ्लोट नहीं करेगी, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव द मैटर सेंटर। इस तरह अगर आप वो रॉड को करेंगे वो डूब जाएगी। एयर बबल इन वाटर always goes up. It is because density of air is less than a density of water. So the terminal velocity for air bubble is negative. और पढ़ा था अगर नेगेटिव होगी तो बॉडी ऊपर जाएगी, अगर टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो बॉडी नीचे आएगी। द फास्टर द एयर द लोअर द प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड जहाँ पे ज्यादा वहां पर प्रेशर कम। Wings of an aeroplane are shaped to make air travel further and faster over their top surfaces. टॉप सर्फेस पे स्पीड ज्यादा होगी तो वहां पर प्रेशर कम होगा, नीचे स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसको अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा तो एरोप्लेन फिर ऊपर जाएगा। The lift force on a wing or aerofoil is proportional to the square root of the speed of the flow। स्पीड यानी कि अगर आप 2 टाइम्स स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ाती हैं हवा का, तो 4 टाइम्स जो फोर्स है अपवर्ड वो बढ़ जाएगी। अगर आप 3 टाइम्स स्पीड ऑफ फ्लो बढ़ाती हैं हवा का, तो 9 टाइम्स आपको अपवर्ड फोर्स मिलेगी, यानी कि ज्यादा मिलेगी। Viscous force between a layers of liquid is analogous to friction between a two solid surfaces। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के लिए विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन गैसेस के लिए इंक्रीज होती है। पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है। और इसकी रीजन क्या है कि टेम्परेचर राइजेस, क्योंकि लिक्विड में बॉन्ड्स बनी होती है, कोएसिव फोर्स होती है तो वो टूटती हैं, इसलिए उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन गैसेस में वो ऑलरेडी वो फोन की जो फोर्स वो कम होती है, अट्रैक्शन, क्योंकि गैसेस में आप जानते हैं कि एटम्स एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, तो वहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो रैंडम मोशन वो इंक्रीज हो जाएगी, तो एज अ रिजल्ट उनकी जो कलई है ना वो बढ़ जाएगी। लास्ट है, वी कैन नॉट सिप और ड्रिंक विद द स्ट्रॉ ऑन द मून। अगर आप मून पर बोतल पियेंगे स्ट्रॉ के साथ तो आप नहीं पी सकेंगे, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। तो क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर आपको आपको थ्रस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वहां पर आप जो बोतल है वो आप स्ट्रॉ से नहीं पी सकते। तो कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मीटिंग एंड कर देता हूँ। और कल इस चैप्टर का आपका क्विज होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का। सर एवरीथिंग इज क्लियर। क्या ठीक है, पूरे लेक्चर को आपने ना टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, तो अच्छी तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये 10 चैप्टर जो मैंने आपको करवाए हैं ना, ये अगर आप अच्छी तरह से कर लिए तो पेपर में आपके 30-40 नंबर, आपके 100 नंबर का है ना आपका पेपर। जी सर 100 नंबर का है। तो ओके, 100 फिजिक्स या जनरल नॉलेज की है। सर 20 इंग्लिश 80 फिजिक्स। तो यानी कि आपका 20-30% जो पेपर है वो 10 चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसको आपने आरएलएस फिजिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बाकी जो किप्स की जी बुक है सर। वो कर लें, एरएलएस फिजिक्स कर लें, दो बहुत हैं, क्योंकि ज्यादा कर खेरा डालेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सर किप्स की बुक हो तो वो पीडीएफ में सेंड कर देना। आप ना वो मुझे या मैम को कर देना, वो वर्ड फाइल में हमारे पास है किप्स की बुक, वो आपको फिर कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।